हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है, जो क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसकी हम देख रहे हैं इकाई 3 लिंग बोध और जेंडर, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 5 में औरतों ने बदली दुनिया, जिसका आज देखने वाले हैं पार्ट 2। कौन सा पार्ट देखेंगे आज? पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमारी जो अधूरी कहानी थी उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम फिर चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 की ओर चलने से पहले आप सभी एग्ज़ाम स्टडी फैमिली के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आप सभी को धनतेरस की हैप्पी धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पार्ट 2। इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कहाँ से हमारी जो कहानी रह गई थी उसको आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमने कहानी छोड़ी थी उसको पूरा करेंगे आज। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम जो बात के दिनों की जो कहानी थी, रसोई में बैठी थी एक बेटी। चलिए हम शुरू करते हैं आज पार्ट 2। इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कहाँ से हमारी जो कहानी रह गई थी उसको आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमने कहानी छोड़ी थी उसको पूरा करेंगे आज। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम जो बात के दिनों की जो कहानी थी, रसोई में बैठी थी एक बेटी जो कि भोजन बना रही थी और अपने साथ में अपने पति को सबसे छोटे बेटे, यानी कि उसके जो सबसे छोटा बेटा है, उससे कहती है, और सुना है कि विपिन, जिसका नाम क्या था, वो विपिन है, मैंने अपनी जो चैतन्य भगवान यहाँ छोड़ी थी, अब मैं इसे मंगाऊंगी। किसको? चैतन्य भगवान को। तो तुम्हें अंदर ही से आना है। तो वे पुस्तक वहीं छोड़कर चली गई और अपने अंदर ही रख दी, मतलब कि जहाँ वो पढ़ रही थी उसको, पुस्तक को वहीं छोड़ दी और कहाँ चली गई? वो अंदर चली गई। मैंने चुपके से उसका पन्ना निकाल लिया और सावधानी से छुपा दिया, मतलब जो पन्ना वो पढ़ रही थी उस पेज को मैंने निकाल दिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। छुपा भी एक बड़ा काम था, मतलब कि छुपाना भी एक क्या था? एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि यह किसी के को भी मेरे हाथ में नहीं लिखना चाहिए, मतलब कि उसे ऐसी जगह पर छुपाया जिसको कि किसी को भी मेरे हाथ में नहीं लिखना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा और उस था, यानी कि जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, जो उस समय क्या ताड़ के पत्तों पर लिख कर अक्षर बना रहा, मतलब कि ताड़ का पत्ता जो होता है उस पर वह लिख लिख कर क्या बना रहा था? बड़ा बड़ा अक्षर से लिखने की क्या कर रहा था? अभ्यास या कोशिश कर रहा था। इसमें मैंने एक छिपा लिया, जो उसे लिख रहा था उसको मैंने क्या कर लिया? छिपा लिया। तो जब मौका मिलता है तो मैं उसे, यानी कि मैं जाती हूँ तो उस पन्ने को अक्षर में मिलान कर याद किए, मतलब कि जो पन्ना में वह लिखता था उसको मिलाकर वो अक्षर, यानी कि जब वह मौका मिलता था उसको देखकर उस अक्षरों को क्या करते थे? वह मिलान करती कि इसने सही लिखा या गलत लिखा, तो अक्षरों से करती। तो मैंने उस शब्दों को मिलान करने की कोशिश की जो मैं उस दिन में सुनती रहती, मतलब जो शब्द लिखा था उसने, उस शब्द को मिलान करने की कोशिश करते रहती थी, जो कि उसने दिन में लिखा या यानी लिखता था, और जो उनको सुनती रहती थी। तो अत्यधिक जतन कोशिश से मैंने एक लंबे समय के बाद पढ़ना भी सीख लिया, मतलब कि बहुत कोशिश करते करते उसने फिर एक लंबे समय के बाद उसने पढ़ना भी सीख लिया। फिर राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान को उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने का अवसर दिया। किसका? राम सुंदरी को, जो उसका अक्षर का ज्ञान था उसने किसने? चैतन्य भगवत में पढ़ने को अवसर मिला। तो वो स्वयं अपने लिखा और उसे संसार में उस समय स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर मिला, मतलब कि उस समय जो स्त्रियां थी उन्हें उसको उनके बारे में जानने का उसको अवसर मिला। फिर राम सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों का विस्तार से लिखा, मतलब उसके जो जीवन का जो अनुभव था उसको विस्तार पूर्वक लिखा, जो दिन भर, यानी कि जो दिन में होते थे, और उन्हें दिन भर के क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता, मतलब कि उन्हें जो दिन भर में उसको क्षण भर, मतलब एक पल भी उनको क्या विश्राम या आराम नहीं मिलता था। इतना समय नहीं था ज़रा बैठ कर कि वो है, यानी कि कुछ
घास लिख लें, मतलब कि उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह बैठ कर के कुछ घास लिख लें, तो इतना भी उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर इसमें रामसुंदरी देवी जो रुकैया हुसैन के पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली। किसको? रुकैया हुसैन को पढ़ने लिखने की भी अनुमति नहीं मिली थी। इस स्थिति के विपरीत ही वर्तमान समय में भारत में एक बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही, मतलब कि भारत में एक बहुत बड़े समय से लड़कियां कहाँ स्कूल जा रही थी। बावजूद भी उन्हें लड़कियां गरीबी, शिक्षण, सुविधा अभाव का भेदभाव के कारण ही वह जाना छोड़ दी, मतलब कि जब स्कूल में भेदभाव होने के कारण उन्हें स्कूल जाना ही छोड़ देती थी। तो आप सभी समाजों में पृष्ठभूमि वाले बच्चे जिसमें कि शिक्षण, समान सुविधा अवसर प्रदान करने की विशेषकर इसमें लड़कियां आज भी भारत की प्रमुख चुनौती झेल रही हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे लाल वाला बेल आइकन बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो बटन है उसे प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिएगा फिर आगे चलते हैं। हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें लड़कियों की किस तरह से कहानी हुई, जिसकी तुलना में आप स्त्रियों को केवल 15% भारत यानी कि भाग में ही शिक्षित है। जो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार आप बच्चियों को, जिसमें लड़के और पुरुषों की संख्या को बढ़कर कितनी हुई, 82% हो गई। कितनी? 82% हो गई। तो इसमें अशिक्षित लड़कियां और स्त्रियां की कितना परसेंट? 65% हो गया। और फिर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में लोगों का अनुपात भी बढ़ने लगा। पढ़ लिख सकते हैं जो उन्हें केवल हद के शिक्षित में यानी कि शिक्षा मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जो प्रतिशत अधिक होता है, जहाँ पर स्त्रियों का प्रतिशत कम होता है वहीं पर पुरुषों का प्रतिशत अधिक होता है। इसके अंतर में अभी तक इसका समाप्त नहीं हुआ, मतलब कि वह निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिनका कि अनुपात बढ़ रहा था। जिसमें पढ़ लिख सकते हैं जिन्हें आप खुद हद तक ही इसमें देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रतिशत की आने की आवश्यकता थी। इसके बीच का अंतर अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, मतलब कि जो अंतर था वह निरंतर चल रहा था। नीचे दी गई तालिका में आप लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को दर्शाएगा, जिसमें विद्यालय को छोड़कर इसमें SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि ST के लड़के और लड़कियों के बारे में आप इसमें जो 2000 की यानी 2014 और 2015 की जो शिक्षा की ड्राफ्ट इसमें की आउटलाइन है इसको दर्शाया गया। जैसे कि इसमें दिया गया है कि स्कूल के स्तर पर आप देख सकते हैं, और फिर इसमें सब स्तर पर लड़के का है, और फिर इसमें लड़कियां हैं, फिर इसमें योग है, और फिर इसमें क्या अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियां योग, लड़के लड़कियां योग। इनका प्रतिशत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक 4.36 है, और फिर 3.88 है। योग कुल 4.13 है। इसमें अनुसूचित जाति के लड़कों को देखें, लड़के लड़कियां और योग 4.71 है, 4.20 है, 4.46 है। इसमें कुल लड़के हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के 7.02%, 6.84, और फिर इसमें टोटल है इसमें 6.93। उच्च स्तर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 3.49, 4.60, 4.03 है। फिर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए। इसमें लड़के हैं 4.005 यानी 5.00, और लड़कियां इसमें 6.03। कुल योग है इसमें 5.51। और अनुसूचित जनजाति के लिए लड़के हैं 8.48, लड़कियां हैं 8.71, और कुल योग है इसमें 8.59 है। और माध्यमिक स्तर पर देखें हम तो 9 से 10, मतलब कि कक्षा 9 से कक्षा 10 के बीच में इसमें लड़के हैं 17.21, और इसमें लड़कियां हैं 16.88, और इसमें कुल है 17.06। और इसमें अनुसूचित जाति के लिए है
19.64, 19.05, 19.36 टोटल इसका योग है। और अनुसूचित जनजाति के लड़के के लिए 24.94 और फिर लड़कियां हैं 24.40। इसमें टोटल है 24.86। आप एक्सक्लूसिव ऑफ ग्रीन मतलब कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। कब की कहानी ये है 2018 से। संभवतः आपके ऊपर की तालिका में इस बात से ध्यान दिया गया है कि सब लड़कियां और इस श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों को स्कूल छोड़ना अधिक पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि दलित आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियां और इसमें स्कूल की संभावना कम होती रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से पता चला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर पूरी करने की संभावना और कम रहती है। किसमें? मुस्लिम बच्चों में। तो मुस्लिम लड़कियां स्कूल से लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, मतलब कि स्कूल में सिर्फ 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष के बिता सकती हैं। तो जैसे हम इसमें दलित आदिवासी की और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने के कारण देश में अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र में जो नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल का न होना शिक्षित है, यद्यपि विद्यालय में के पास न आने जाने के कारण। तो इसमें अब देखेंगे कि किस तरह से इनकी कहानी है जिसको देखने वाले हैं। तो हम इसमें किसी भी साधन को जैसे कि बस वैन की व्यवस्था का ना होना, मतलब कि स्कूल आने जाने के लिए बस या वैन का ना होना। बट आज की स्थिति में देखें हम तो पर्याप्त मात्रा में ये सुविधा स्कूल के द्वारा मिलती है, जैसे कि बस और ये वैन आज चलने की यानी कि स्कूल के द्वारा चलती हैं। अभिभावक लड़के और लड़कियों की स्कूल नहीं भेजते, मतलब कि जो बच्चे के माता पिता है वह है बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। कुछ अत्यंत इसकी निर्धनता है, इसका मुख्य कारण है निर्धनता होना। तो अपने बच्चों के बारे में पढ़ने के खर्च नहीं उठा पाते, मतलब कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें पर्याप्त खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़के की प्राथमिकता मतलब कि जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती, जिससे कि बच्चों को स्कूल छोड़ देना पड़ता, मतलब उनके आने जाने के कारण या उनके माता पिता के निर्धनता के कारण ही बच्चे को स्कूल आने जाने में यानी कि नहीं जा पाते। इस वजह से उनको स्कूल छोड़ देना पड़ता है। जैसे कि इसमें शिक्षक की सजावटी भेदभाव के ओम प्रकाश वाल्मीकि। परंतु आज की स्थिति में हम वर्तमान करंट स्थिति में देखें, चाहे वो कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में स्कूल मतलब कि उनके प्रतिदिन स्कूल भेजने का कार्य करते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ ही वह अच्छी क्वालिटी की मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह है विकास अत्यधिक विकसित हो। जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना के आप देख सकते हैं। 2014 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो अभियान चलाया गया है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि 0 से 2, 4, 6, 8, 10 इसका जो प्रतिशत ग्राफ दर्शाया गया है, जो सभी लड़कों के लिए 4.36% है, अनुसूचित जनजाति के लड़के के लिए 7.02% है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। इसमें हम देखेंगे कि इसका अभियान क्या है, अभियान के बारे में देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से लिए उनको अभियान चलाया गया जिससे कि उन्हें अच्छी से पढ़ाई मिल सके। जैसे भेदभाव और हिंसा का अभियान, मतलब कि भेदभाव का किस तरह से यानी कि भेदभाव किया जाए, जो महिलाओं को आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब कि ये भेदभाव को किस तरह से दूर किया जाए, जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अभियान के फलस्वरूप नए स्कूल बने, जैसे कि 2006 में एक कानून बना जिसमें कि घर के शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग सभी औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। मतलब कि जो तो इसी तरह महिला के आंदोलन अभियान के कारण का 1997 में आप देख सकते हैं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका
स्थान शैक्षणिक संस्थान महिला के साथ साथ यौन प्रताड़ना मतलब कि यौन से जो प्रताड़ित होना उनके लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के ये निर्देश जारी किए गए। किसके द्वारा? जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो कि जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के जो उन्हें यौन प्रताड़ित जो महिला हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। किसने दिया? सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने, एससी। तो फिर एक उदाहरण में देखेंगे कि सन 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन जैसे कि दहेज प्रथा जो है जिसके कारण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों के लिए उनके पति ससुराल में लोगों को दहेज के अलावा दहेज का जो लालच देकर उनकी मौत के घाट से उतार देते थे। मतलब वो दहेज लेकर उन्हें जो लड़कियां होती उन्हें मौत के घाट में उतार दिया जाता था। तो इसमें हम आलोचना करने पर महिला को कानूनी तौर पर आपराधिक भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब जो अपराधी थे जो इस प्रकार का अपराध करते थे वो है कुछ भी नहीं कर पाते थे। जैसे कि मुद्दे में महिला को सड़कों को निकाल कर आए। मतलब कि इस तरह से जब जिस हिंसा हुई तो इसमें महिला जो है सड़कें पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव की जानकारी का आदान प्रदान किया कि इस तरह की जानकारी को एक दूसरे पर उन्होंने प्रसारित किया जिससे कि उनकी आवाज़ ऊपर उठी और अंततः यह समाज में एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा भी बन गया जो अखबारों में छपने लगा। इस तरह से वह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना जो कि आजकल यानी कि जो समाचारों में भी छपने लगा। दहेज संबंधित कानून में बदलाव किया गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को क्या किया जा सके, उनको दंडित किया जा सके। जैसे सत्या न्यागी महिला जो आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य जैसे कि दहेज के लिए मार दी गई और बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए वह एक लंबे मुकदमे से कानून की फाइलों में घिरी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इन लड़कियों यानी कि जो महिला थी वह सीढ़ियों पर बैठ गई। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। इस तरह से वह है आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि यह महिला है जो कि अपने सभी रिपोर्ट को लेकर वह है कहाँ पर बैठ गई? एक अदालत में बैठ गई। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि अब जो कि जांचकर्ता और बढ़ाना किस तरह से औरतों की जांचकर्ता के लिए बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि औरतों के अधिकारों के संबंधित मामले में जागरूकता को बढ़ाना भी महिला के आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था कि किस तरह से उनको बढ़ाया जा सके। जैसे कि नुक्कड़ नाटक, जनसभाओं आदि की तरह से वो है इस तरह से वह नाटक करती जिससे कि उनको बढ़ावा मिल सके। इसका विरोध करने के लिए यानी कि जब महिला हितों का उल्लंघन होता था तो उसे कानून के अथवा नीति में जो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो लोगों को खींचने के लिए उस प्रकार की रैलियों का जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सारी महिला एकत्रित होकर क्या कर रही हैं? वह रैलियाँ निकाल रही है जिससे कि वो एकत्रित होकर इस प्रकार जो हिंसा बढ़ रही है उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाई जा सके। फिर इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर में यानी कि बंधुत्व व्यक्त करना मतलब कि किस तरह बंधुत्व है और बंधुत्व मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर उनको व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दे की औरतों के साथ जो बंधुत्व व्यक्त भी करना जो महिला आंदोलन का भी एक हिस्सा था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि दुनिया भर में औरतों के संघर्ष करने के लिए जो मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो पूरे विश्व में हर साल 14 अगस्त को यानी कि बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोगों इकट्ठा होते थे और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता। ऊपर को जैसे कि तस्वीर से भारत और पाकिस्तान के लोग के बीच में बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं और औरतों की जलती हुई मोमबत्ती जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो हम अब देखते हैं कि इसमें की जो अभ्यास प्रश्न है इसके बारे में कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को आंसर देंगे। तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप इनको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
आपके विचार से महिला के बारे में जो यानी कि प्रचलित है रूढ़िवादी धारणा, उसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है, जैसे कि हमने इसकी थ्योरी में देखा था। कोई एक कारण बताइए जिससे कि जिस वजह से रामसुंदरी देवी, जो रमाबाई और रुकैया हुसैन जो के लिए जो कि अक्षर का ज्ञान महत्वपूर्ण था, जैसे कि रुकैया हुसैन का किस तरह से वह अपने पढ़ाई लिखाई के संबंधित में कार्य कर रही थी, उसको किस तरह से करना चाहती थी। फिर इसमें थर्ड है कि यानी कि जो निर्धन बालिका की पढ़ाई का भी छोड़ देना, जैसे कि उनकी गरीबी के कारण उनको और उनकी रुचि नहीं है, ये कि हमने जिसका पृष्ठ 17 में देखा था। तो फिर इसमें आंदोलन से संबंधित है, जिसमें आप इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस थ्योरी के आधार पर आप आंसर भी दे सकते हैं और देने की कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिर इसमें हम रूढ़िवादी संकल्प, मतलब कि रूढ़िवादी संकल्प से संबंधित क्या कुछ रूढ़िवादी धारणा है। जब हम यानी कि जो विश्वास करने के लगते हैं, तो उसे किसी भी धार्मिक या आर्थिक क्षेत्रीय समूह के लोगों में कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जो केवल उन्हें इस प्रकार कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणा का जन्म देती है। जैसे कि पाठ हमने देखा, लड़के और लड़कियां अलग अलग विषय लेने के लिए कहा, उनकी एक रुचि न होने के कारण लड़के और लड़कियों का होना रूढ़िवादी धारणा लोगों में व्यक्तित्व विशिष्टता के साथ देख सकते हैं। किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो फिर इसमें भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। तब होता है जब व्यक्ति का भेदभाव संस्था या जो कि पूर्व ग्रह से ग्रसित होते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी भी तरह से अलग अलग व्यवहार करते हैं या भेदभाव करते हैं। अब इसका उल्लंघन किस तरह से होता है। उल्लंघन जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है या फिर उसे तोड़ने के रूप में किसी का भी अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसे उल्लंघन करता है। फिर इसमें है यौन पीड़ित, मतलब कि यौन से किस प्रकार प्रताड़ित किया जा सकता है। इसका आशा है कि औरत की इच्छा के विरुद्ध उनके यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।